हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम ब्रीथिंग एंड एक्शंस ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म इन ब्रीथिंग्स या ऑफ ब्रीथिंग्स। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो उसको अपन कंप्लीट करते हैं कि उसमें बताया गया है। ठीक है, तो देखिए उसमें बताया गया है कि आप डाइजेशन कैसे करते हैं, आप डाइजेस्ट कैसे करते हैं किसी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, उनको डाइजेस्ट कैसे करते हैं। देखिए आप नोट्स के साथ साथ बना सकते हैं। अगर आपके नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो आप सिर्फ देखिए और समझिए। ठीक है, और एनसीईआरटी लेके जरूर बैठना, अंडरलाइन वगैरह करते रहना साथ साथ। ठीक है, सो देखिए अपन देखिए एक इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें अपने फैट है, इसमें प्रोटीन है। ठीक है, जब अपन खाना खाते हैं, अपन कुछ खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होता है, प्रोटीन्स होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होता है, प्रोटीन होते हैं। अब इसको अपन अंदर लेंगे, मतलब इसको अपन इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्शन इन एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में अपन इसको इंजेस्ट करेंगे। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन को इंजेस्ट करेंगे तो इसको ना ये किस फॉर्म में आएंगे, ये इंजेस्ट इन एलिमेंट्री करेंगे तो ये फैटी कार्बोहाइड्रेट से किस में आ जाएंगे, ये इससे बन जाएगा अपना ग्लूकोज। ठीक है, फैटी एसिड से फैटी एसिड। ठीक है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, प्रोटीन्स। ठीक है, ये सारी चीजें चलती रही। एंड अमीनो एसिड्स, जिसको अपन ए भी बोल सकते, राइट। अब देखिए जी कैसे थे जी, ये सारी चीज कैसी थी, ये कॉम्प्लेक्स फूड है। क्या ये कॉम्प्लेक्स जी, कॉम्प्लेक्स। और इसको अपन ने डाइजेस्ट कर दिया, सॉरी इसको अपन ने सिंपल फॉर्म में लिया है। किस फॉर्म में लिया है, सिंपल फॉर्म में। इसको बोलते हैं डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स चीज को कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, इसको अपन ने सिंपल फॉर्म में लिया, ग्लूकोज, फैक्टर। क्योंकि सिंपल फॉर्म में लाने का, क्योंकि ये आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इजिली एब्जॉर्ब, क्या हो सकता है, आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते तो आप लिखिए, तो इसमें देखिए सेल्स है वो यूटिलाइज करते ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड एक्सेट्रा टू प्रोड्यूस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो लिखिए सेल्स यूटिलाइज करता है अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स एसेट्रा। ठीक है, सेल्स यूटिलाइज अमीनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन एसेट्रा। ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये सारे क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो अपन को बॉडी में एनर्जी मिलेगी। ठीक है, कुछ भी पढ़ने के लिए, कुछ भी योगा वगैरह करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, इन सारी चीजों से, मतलब ग्लूकोज से, अमीनो एसिड से, फैटी एसिड से, प्रोटीन से अपन को एनर्जी मिलती है। ठीक है, प्रोटीन के बोल रहा हूँ, अमीनो एसिड लिख तो दिया, सॉरी। ठीक है, इनसे मिलती है एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो सेल्स यूटिलाइज अमीनो एसिड, फैटी एसिड एसेट्रा टू प्रोड्यूस एनर्जी, यूटिलाइज ठीक है, अमीनो एसिड बाय यूटिलाइजिंग ऑफ CO2, सॉरी ऑक्सीजन, CO2 बोल रहे हैं, ऑक्सीजन।
सेल यूटिलाइज अमीनो एसिड फैक्टी एसेट्रा टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके अपन ये सारी चीज से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक सिंपल अपन वो लिखेंगे कुछ रिएक्शन, एक सिंपल अपन रिएक्शन लिखेंगे, देखिए नीचे लिखते हैं, देखिए 6,6-H12O6, ये तो आपको सबको पता होगा कि 6,6-H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है 6,6-H12O6 प्लस ऑक्सीजन, किसका यूटिलाइजेशन करेंगे, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा, कितना बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O, क्या बनेगा 6H2O प्लस क्या बनेगा ATP बनेंगे, ATP बनेंगे, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज है, ऑक्सीडेशन है, तो 6 और इधर 6 जाएगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है, 6 और ATP, और जी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, जी कैसे, जी क्या हो जाएंगे, एक्सेल, ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और ATP है, ATP कितनी बनती है, 36 से 38 ATP बनेगी, ठीक है। नंबर ऑफ ATP कितने, 36 से 38, राइट, ओके। सो दिस इज, एक और बता देते तो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स इंजेस्ट करते हैं इन हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, अपन कुछ खाना वाना खाते हैं उसके द्वारा, तो उससे जो कॉम्प्लेक्स है ना वो सिंपल फॉर्म में आएंगे तो इजीली एब्जॉर्ब के लिए, ठीक है, उसको बोले डाइजेशन। तो सेल्स यूटिलाइज अमीनो एसिड फैटी एसिड एसेट्रा टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे मैंने एक बता दिया, एक पूरा इक्वेशन बैलेंस करके, ठीक है, ओके। आप देख सकते हैं कि ऐसे ATP निकलते हैं, राइट। अब बात करते हैं, जो अपना इंट्रोडक्शन हो गया, अब बात करते हैं ब्रीथिंग ऑफ एक्सचेंज, ब्रीथिंग ऑफ एक्सचेंज। देखिए, सो हम बात करते हैं अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। रेस्पिरेटरी ऑर्गन से पहले मैं आपको कुछ ब्रीथिंग के बारे में बताना चाहूँगी, ब्रीथिंग होती क्या है। देखिए जो ब्रीथिंग है, ये ब्रीथिंग है, ये 2 टाइप्स की होती है। पहला होता है इनहेलेशन, इनहेलेशन जिसको अपन इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है, क्या होती है, दूसरी होती है एक्सहेलेशन, जिसको वो अपन एक्सपायरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एक्सपायरेशन। ये क्या है करती है, ये इनटेक, सांस लेना, इनटेक ऑफ एयर, और जी क्या करती है, आउट ऑफ एयर, हवा को बाहर निकालना, ठीक है। अपन ब्रीथिंग को इसको आल्सो नोन एज रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज रेस्पिरेशन। देखिए ब्रीथिंग ऐसे गैस क्या बता दी, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन जो कि इनटेक ऑफ एयर, एक्सहेलेशन और एक्सहेलेशन आउट ऑफ एयर, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, आल्सो नोन एज रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं एक्सचेंज, ठीक है। अब देखिए इस रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप इन्वॉल्व है, इस रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो अपन देखते हैं। देखिए कैसे कैसे रेस्पिरेशन होती है मैं बताता हूँ। स्टार्ट करें, ओके। सो देखिए स्टेप आइडेंट डालिए, steps involved in respiration। देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। डायग्राम का कौन कुछ आपको समझा तो जल्दी समझ में आती है। देखिए डायग्राम आपको समझे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए पहला स्टेप है ब्रीथिंग, पहला क्या है ब्रीथिंग, राइट, पहला ब्रीथिंग। अब देखिए ब्रीथिंग इधर से आएगी, जैसे कौन सी गैस आ रही, ऑक्सीजन,
बहुत सारी गैसेस आ रही हैं, बहुत सारी, मतलब अपन बाहर से लेते तो अपन ऑक्सीजन मान के चले, ऑक्सीजन किधर आ गई, ये क्या है, एल्वेलाई, इधर नहीं लिखते तो क्या, ये क्या है, एल्वेलाई, क्या ये, एल्वियोलाई, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए ये अपनी पल्मोनरी कैपिलरी, ये पॉइंट मैं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, उसको जरूर लिख लेना है, ठीक है, ठीक है, देखिए ये है, इसमें क्या है, CO2। अभी आप देखिए, आप बोलेंगे CO2 कौन से, अभी इसमें बताएंगे दीजिए, पल्मोनरी कैप, जो पल्मोनरी कैपिलरी में CO2 तो वो एल्वेओलाई में आती है, और जो एल्वेओलाई में जो O2 है वो पल्मोनरी कैपिलरी में आती है। तो इसको बोलते हैं अपन, सेकंड लिखेंगे, इसको बोलते हैं अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट, ठीक है। अब देखिए एक चीज को जो इसके है वो इसको इसमें ट्रांसफर करेंगे तो क्या, राइट, और ये क्या है, ये सिस्टमेटिक कैपिलरी, और ये अपना टिश्यू, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, और ठीक है, देखिए ये अपन ने इधर देखिए ट्रांसफर कर दी गैस को, ट्रांसफर ऑफ गैसेस, ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, ये थर्ड हो गया, ट्रांसफर करना ऑफ गैसेस का थर्ड। फोर है इंटरनल रेस्पिरेशन, अंदर फिर जो कि सिस्टमिक कैपिलरी में आ गई। अब इसमें जो टिश्यू है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस है, एक सेकंड, कौन सी गैस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, टिश्यू में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ठीक है, सिस्टमेटिकली CO2 इसमें जाएगी और CO2 इसमें आ गई, ऑक्सीजन टिश्यू में चली गई, ऐसे इधर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। थर्ड आ गया ट्रांसफर ऑफ गैसेस इंटरनल रेस्पिरेशन में, फिर ये हो गया इंटर रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। अब देखिए अब आता है फिफ्थ आता है, अब फिफ्थ आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, देखिए फिफ्थ आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बोलो इसमें क्या करना है, इसमें देखिए जो ऑक्सीजन जो टिश्यू में आई है वो एनर्जी यूटिलाइज होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज होने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऐसा बन लिख सकते। तो देखिए आपको समझ में आ गया क्या, एक और समझे, देखिए ब्रीथिंग दो होते हैं, इनहेलेशन एस्पिरेशन एंड एक्सहेलेशन एस्पिरेशन। इनहेलेशन में इंस्पायरेशन मींस इनटेक ऑफ एयर, एक्सहेलेशन में आउट ऑफ एयर, राइट। स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन में पहला है ब्रीथिंग, दूसरा है अपना एक्सचेंज ऑफ गैस, तीसरा है ट्रांसफर ऑफ गैस, और पांचवा है सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए अपने सांस ली ब्रीथिंग की, ठीक है। अभी बताऊं कि ब्रीथिंग में कौन कौन सी चीज आती हैं, तो कहाँ से, मतलब गैस O2, मतलब बहुत सारी, कोई अपन बाहर से अपन गैस एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं अंदर, तो उसमें एटमॉस्फेयर तो बहुत सारी गैस होती है, नाइट्रोजन, हीलियम, बहुत सारी गैस होती है, ठीक, तरह तरह की होती है। तो उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना समझिए कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एल्वेओलाई में आई, एल्वेओलाई में आने के बाद जो पल्मोनरी कैपिलरी में जाती है, और पल्मोनरी कैपिलरी में जो CO2 है वो एल्वेओलाई में आता है, फिर बाहर निकल जाती है, ठीक है। जैसे अपन
हेजिलेशन करते हैं तो ये CO2 बाहर निकलते हैं, राइट। ट्रांसफर ऑफ गैस होता है किसमें होता है, O2 में, ठीक है। O2 ऑक्सीजन सिस्टम कैपिलरी में जो इसमें जाएगी फिर से इसमें जाएगी ना। अब देखिए पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैं बोल रहा हूँ। देखिए अगर एल्वियोलाई, वैसे आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, एल्वियोलाई के पास हमेशा पल्मोनरी कैपिलरी होती है, ठीक है, और टिश्यू के पास हमेशा सिस्टमेटिक कैपिलरी होती है हमेशा, ठीक है। अगर टिश्यू के साथ है पल्मोनरी कैपिलरी है तो मत समझना भाई, गलत है। पल्मोनरी कैपिलरी में हमेशा एल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी एक्सचेंज होता है, और सिस्टमेटिक कैपिलरी इसमें सिस्टमेटिक कैपिलरी से टिश्यू में एक्सचेंज होता है, राइट। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ओके। तो स्टार्ट करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो अपन स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, राइट। तो ठीक है, हेडिंग डालिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन, राइट। अब देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हैबिटेट है 2, सॉरी ज्यादा लंबा शॉर्ट में लिख देता हूं। हैबिटेट है 2, ठीक है, 2 हैबिटेट है। पहला है जो लैंड पर रहते हैं और लैंड और वाटर में। जो लैंड में रहते हैं वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जो लोग वाटर में रहते हैं वो गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। जो लैंड में रहते हैं वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो लोग वाटर में रहते हैं वो गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। इसका जो एग्जांपल है वो सिंपल है मैमल्स, अपन सब। और इसका जो एग्जांपल है वो है, इसका जो एग्जांपल है वो है फिक्स, FISH। अभी बहुत सारे बताएंगे लेकिन अभी इतना याद रहेगा फिक्स बस, इससे आपको अच्छी तरह याद रहेगा, ओके। सो जो लोग लैंग पर रहते हैं वो है जो, ठीक है। अब आते हैं दूसरा आता है हैबिटेट, सॉरी इधर लिख लेते हैं। तो पहला था, अब दूसरा आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजर, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज्म, ठीक है। तो देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गेनाइज्म, तो इसमें तो बहुत सारे लेवल आते हैं। पहला लेवल आता है, सॉरी यार एक सेकंड जस्ट, पहला लेवल आता है, आप लिखिए, पहला लेवल आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज। तो पहला आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फाइलम है अपना पॉरीफेरा स्पॉन्ज, जिसको अपन स्पॉन्ज भी बोलते हैं। फाइलम है पॉरीफेरा, राइट, फाइलम है पॉरीफेरा स्पॉन्ज। और दूसरा अपना आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल अपना फाइलम टीनोफोरा, फाइलम सिडेंटेटा, ठीक है। तो लिखते हैं सेलुलर लेवल ऑफ, मैंने एल लिख दिया, ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज, तो मैं LO लिख देता हूँ, राइट। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज LO लिख देता हूँ, ठीक है, जिसमें आता है फाइलम स्पॉन्ज पॉरीफेरा, कोई दिक्कत नहीं, पॉरीफेरा मीन्स स्पॉन्ज, राइट, ठीक है।
टिश्यू वाला, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अपना आता है फाइलम, प्लेटी नहीं, टीनोफोरा, और सिलेंट्रेटा, राइट। फाइलम टीनोफोरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, इस पर निकलता है ना। सिलेंट्रेटा को अपन सिनेट्रिया भी बोल सकते हैं, बोला। लाइक थर्ड आता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म देख कौन कौन से आते हैं? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, जिसका एग्जाम्पल अपना अर्थवर्म, जैसे एग्जाम्पल हो रहा है आपको एनिमल किंगडम में बहुत सारे मिलेंगे, तब भी मैं लिख देता हूँ अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म से याद आएगा। और अपना आता है फिर ऑर्गन सिस्टम, जिसमें अपना पहला आता है फाइलम एस्क्लेंथिस, फाइलम एनेलिडा। इसमें जो होता है वो कौन सा होता है? सॉरी गलती हो गई, अर्थवर्म से इधर आ गए, सॉरी फ्लैटवर्म, तो वर्म में दिक्कत आ गई। फ्लैटवर्म, राइट। इसमें आता है एनिलिडा में तो मैं सोचू क्या हो गया ये प्लेटफॉर्म। एस्केलेटिस, इसमें आता है एनिलिडा जो कि अर्थवर्म है, जो कि अर्थवर्म किससे लेता है? मोइस्ट कोल से लेता है। इसकी जो स्किन होती है ना वो मोइस्ट होती है और क्यूटिल होती है, तो रेस्पिरेशन मोइस्ट क्यूटिल से करता है। किससे करता है? मोइस्ट क्यूटिल से लेता है। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना अगर समझ नहीं आया तो। MOIST मोइस्ट और QCUTI क्यूटिल, ठीक है। मोस्ट क्यूटिल से रेस्पिरेशन करता है। अब दूसरा आता है अर्थपोडास, इसी में आते हैं अर्थपोडास आते हैं जो कि गिल्स, बुक लंग्स और अपना ट्रेकल सिस्टम के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। तीसरा आता है मोलिस्का, फाइलम मोलिस्का, जो कि गिल्स के द्वारा लाइक गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। एकाइनोडर्मेटा जो कि टिफिड के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, और अपना हेमिकॉर्डेटा जो भी गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। फिर आते हैं कॉर्डेट्स, कॉर्डेट में आते हैं अपने फिश आते हैं, एम्फीबिया आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, मेमल्स आते हैं और एप्स आते हैं। देखिए रेप्टाइल्स, मेमल, एप्स तो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, बट फिश गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करती है। और एम्फीबिया गिल्स के द्वारा करते हैं, लंग्स के द्वारा भी कर सकते हैं, स्किन के द्वारा भी कर सकते हैं, और बक्यूल कैविटी के भी द्वारा कर सकते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। सो मैं लिखा नहीं, मैंने बोल दिया, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ना भाई बहुत अच्छा है, समझ में आएगा, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी अपन ने फिर उसका करेंगे अपन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हम करते हैं अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंपल सा फॉर्म है भाई, बहुत अच्छा भी है। देखिए इसमें देखिए, पहले आपको समझा दूं, अपना जो पहले लिख देता हूँ या समझाऊँ? लिख देता हूँ, उसके बाद आप समझ लीजिए। पहले ये सांस है, पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के द्वारा अपने
एक्सटर्नल नॉस्ट्रल में नोज के द्वारा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के द्वारा पहले तो एयर लेते हैं, ठीक है। पहले अपन देखे फर्स्ट आता है इसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, राइट। फिर इसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है अपना नेजल चैम्बर। फिर नेजल चैम्बर के बाद नेजल एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल चैम्बर, फिर आता है इंटरनल, यार आप लिख लीजिए इंटरनल नॉस्ट्रल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद आता है फेरेंस, फेरेंस के बाद आता है लैरेंस, ठीक है। लैरेंस के बाद आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आते हैं, पहले ये देखते हैं, ओके चलो। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल सांस ले भारे, मतलब जो बाहर जो नाक है उसके द्वारा, नोज के द्वारा अपने सांस, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ठीक है। सांस ली, राइट, ओके। सांस ली, ब्रीथिंग ली, ठीक है। उसको, इस ब्रीथिंग को बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है। इसको अपन ने ली, ठीक है, ठीक है। जो कि अपन को मिलते हैं 1 पेयर में, इसमें होते हैं 1 पेयर। फिर इसके बाद जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, फिर जो एयर है वो इसमें जाएगी किसके द्वारा, वाया 2 passes इनटू नेजल चैम्बर, ठीक है, बाय 2 passes। 2 passes है अपर लिप के ऊपर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल होती है, जिसपे बाय 2 passes के द्वारा 2 passes के द्वारा नेजल चैम्बर में एयर जाती है। नेजल चैम्बर में क्या क्या होती है, ठीक है। नेजल चैम्बर में क्या होती है, नेजल चैम्बर में एयर पाई जाता है और वो सॉरी क्या बोलते हैं, हेयर पाई जाती है और म्यूकस, हेयर और म्यूकस, हेयर एंड म्यूकस पाए जाते हैं, ठीक है। एयर म्यूकस, ठीक है। नेजल चैम्बर में हेयर म्यूकस क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए अपन जब भी एयर लेते हैं तो बहुत सारे एयर के साथ साथ डस्ट पार्टिकल, कुछ बैक्टीरिया आते हैं, तो उन बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए, डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ने के लिए म्यूकस हेल्प करता है और हेयर भी हेल्प करती है, ठीक है। एंड और फिर उस एयर को प्यूरिफाई करते हैं, अच्छे से मतलब प्यूरिफाई कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये नेजल चैम्बर से एयर जाती हुई कहाँ जाएगी, इंटरनल नॉस्ट्रल में। इंटरनल नॉस्ट्रल से जाएगी, मतलब जो अपने एक एक्सटर्नल नॉस्ट्रल होते हैं, एक इंटरनल नॉस्ट्रल होते हैं पीछे की साइड, लाइक ओके। फिर इंटरनल नॉस्ट्रल में फिर फेरेंस के द्वारा, फेरेंस क्या होते थे, फेरेंस एक कॉमन पैसेज है, ठीक है। एक कॉमन पैसेज है जो एयर और फूड दोनों के लिए है, मतलब खाना भी पेरेंट्स के द्वारा ही जाता है और फूड भी पेरेंट्स के द्वारा, तो ये कॉमन पैसेज है, फूड एंड एयर, ठीक है। अब लैरेंस के द्वारा जाइए। अब लैरेंस क्या भाई, लैरेंस इज अपन बोलते हैं, लैरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड बॉक्स। लैरेंस क्या है, साउंड बॉक्स है, जो अपनी आवाज निकलते हैं ना, इससे निकलता है लैरेंस, ठीक है, साउंड बॉक्स है, ठीक है। और ये कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। इसमें एक कार्टिलेज, इसमें एक कार्टिलेज होती है, इसमें एक कार्टिलेज होती है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, जो कि कवर करती है किसको, ग्लोटिस को, ड्यूरिंग, कब करती है, ड्यूरिंग फूड, ड्यूरिंग फॉस्फोलिप, ठीक है। इस पे कार्टिलेज होती है, वो उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस होती है जो कि ग्लोटिस को कवर करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग फूड सेलिंग, क्यों करती है, क्योंकि वो खाना ना उसमें नहीं चला है, ट्रेकिया में, राइट। में तो बहुत दिक्कत है, खांसी होता रहेगा, राइट। इसलिए एपिग्लोटिस कवर करती है, देखिए। और ग्लोटिस क्या है, ट्रेकिया को ओपन पार्ट, ग्लोटिस क्या है,
ट्रेकिया का ओपनिंग पार्ट उसको बोलते हैं ग्लोटिस, ठीक है। ट्रेकिया का ओपनिंग पार्ट को बोलते हैं ग्लोटिस, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, अभी आप समझिए। ट्रेकिया, अब देखिए ट्रेकिया क्या है, अब देख फिर एयर लेरेंस होती हुई ट्रेकिया में जाएगी, ठीक है। अब ट्रेकिया में गई, अब ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप है, क्या ये विंड पाइप है, ठीक है। ट्रेकिया क्या विंड पाइप है, ओके। इसमें सी शेप्ड कार्डिलियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सी शेप कार्डिलियस प्रेजेंट होते हैं इनकम्प्लीटली इनकम्प्लीट डॉर्सल होते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके द्वारा लिखा गया है, एक पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है कि एट द टाइम क्या लिखना है, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebrae, fifth thoracic vertebrae, it's divide into first bronchiole. At the level of fifth thoracic vertebrae it divided into first bronchi. ये ट्रेकिया ना ब्रोंकाई में डिवाइड करते हैं, देखिए ऐसे ये ट्रेकिया है, ये डिवाइड करते ही फर्स्ट ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई, तो फर्स्ट ब्रोंकाई डिवाइड करता है थर्ड सेकंड ब्रोंकाई, और सेकंड ब्रोंकाई करती है थर्ड ब्रोंकाई, और थर्ड ब्रोंकाई करती है इनिशियली ब्रोंक्यूल। अब देखिए इन तीनों के पास कार्टिलिनियस प्रेजेंट होता है, क्या होता है भाई, कार्टिलिनियस रिंग प्रेजेंट होती है ब्रो, ओके। ऐसे अपने अब देखिए इनिशियल के बाद किधर जाएगी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद कहाँ जाएगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अरे और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद अरे एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट के बाद एल्वियोलाई, ठीक है। और एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई इट्स मेन साइट फॉर डिफ्यूजन, ठीक है। It's a main site of for diffusion. डिफ्यूजन के लिए जो मेन साइट है एल्वियोलाई, इधर डिफ्यूजन होता है। और हमेशा ध्यान रखना कि डिफ्यूजन में 300 मिलियन दोनों लंग्स को मिलेंगे, बोथ लंग्स कंप्राइजेस 300 मिलियन, 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं टोटल में, राइट, टोटल में, राइट। सो ये अपना हो गया ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, समझ गए। एक और समझा तो देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेशन जब ली तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल में आई, जो कि वन पेयर में होता है, फिर बाय टू पासेस के द्वारा नेजल चैम्बर में आई, उसमें एयर्स और म्यूकस पाए जाते, वो हेयर और म्यूकस पाए जाते हैं। फिर उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रल होती है, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल से फेरेंस में आते हैं, फेरेंस के बाद
जो कि कॉमन पैसेज होते हैं फूड एंड एयर के लिए, और लेरेंस फिर लेरेंस की जाती है जो कि साउंड बॉक्स होता है, कार्टिलेज की बनी होती है, और ऑन इट्स कार्टिलेज एपिग्लोटिस को कवर करता है, जो ग्लोटिस को कवर करता है, जो कि ट्रेकिया की ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लोटिस, जो कि एपिग्लोटिस के द्वारा कवर होती है। ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप है, सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, इनकम्प्लीट डॉर्सल होती है, ठीक है। फर्स्ट ब्रोंकाई डिवाइडेड, जब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे होती है तो इट्स डिवाइडेड इन फर्स्ट ब्रोंकाई, फर्स्ट ब्रोंकाई, सेकंड ब्रोंकाई, सेकंड ब्रोंकाई, थर्ड ब्रोंकाई, थर्ड ब्रोंकाई, इनिशियली ब्रोंकियो। इनिशियल ब्रोंकाई से लेके जो फर्स्ट ब्रोंकाई है उसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। फिर उसका टर्मिनल ब्रोंकाइल, ट्रम्पिकल ब्रोंकियल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, फिर एल्वेओली डक्ट, फिर एल्वेलाई, इसमें कोई प्रेजेंट नहीं होता है ना, कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होते हैं। एल्वेई मेन डिफ्यूजन साइड से, इसमें हाई वेस्कुलर होती है, मतलब जैसे ब्लड वेसल बहुत सारी होती है, और जो इसकी जो वॉल होती है वह थिन होती है, और वो लंग्स कंप्राइजेस करेंगे तो 300 मिलियन एल्वेलाई मिलेंगे इसके अंदर इन टोटल, ठीक है, राइट। सो दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक छोटे से मैं बता दिया गया है, राइट। अब बात करेंगे आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, थोड़ा और है रेस्पिरेटरी, जो कि अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कंडक्टिंग जोन, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ठीक है, एक कंडक्टिंग जोन और एक होता है एक्सचेंज रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन में एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, कंडक्टिंग जोन में एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके अपना टर्मिनल ब्रोंकियल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल तक कंडक्टिंग जोन में होता है, ठीक है। इसमें फंक्शन क्या करता है, एयर कंडक्ट करता है, एयर टू रेस्पिरेटरी जोन तक, ठीक है। ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, और ट्रैप्ड द डस्ट पार्टिकल्स बाय म्यूकस, और एयर क्लियर हो जाती है। अब दूसरा होता है एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी जोन, एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी जोन। तो रेस्पिरेटरी जोन, एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी जोन, जिसमें टर्मिनल ब्रोंकियल से लेके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से लेके एल्वेलाई, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो इसमें फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। सो ये था। अब मैं आपको लंग्स का डायग्राम बना के दिखाऊंगा और थॉरिक चैम्बर, क्या देंगे, लंग्स का डायग्राम्स, फिर उसके बाद थॉरिक चैम्बर्स, फिर आता है मैकेनिज्म ब्रीथिंग, फिर उसके बाद खत्म, फिर आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। सो थोड़ा और रह गया, ओके। सो वो आप कंडक्टिंग जोन कर लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज रेस्पिरेटरी जोन जो आप कर लेना, मैंने आपको बोल दिया है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा आता है वन पेयर लंग्स के बारे में, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे भाई, लंग्स का डायग्राम बनाना है। सो स्टार्ट, डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ज़्यादा आसान, ठीक है, आसान। अब देखिए डायग्राम मुझसे सही बनता है या नहीं वो हमको नहीं पता, क्योंकि डायग्राम अच्छा ही बनेगा, टेंशन ना लें, जस्ट अ सेकेंड। तब तक आप कंडक्टिंग जोन का लिख लीजिए, तब तक कंडक्टिंग जोन का लिख लीजिए, राइट। तब तक आप कंडक्टिंग जोन का लिख लीजिए। कंडक्टिंग जोन में बताया गया है ठीक है, वो लिख लीजिए, ओके। सो एक बार पूछें, एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए लंग और लंग्स, आप क्या कहेंगे, इसमें से कौन सा करेक्ट? लंग। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास लंग है, मेरे पास लंग्स है, तो करेक्ट है, या मैं बोलूं कि मेरे पास लंग है, मेरे पास क्या है, मेरे पास लंग है, लंग
या मेरे पास लंग्स है। बताइए, ठीक है। आप इसमें कमेंट करें कि इसमें से सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, राइट। इसमें से सिंगुलर कौन सा है, इसमें प्लूरल कौन सा है, राइट। अब जरूर बताइए, ये कमेंट में जरूर लिख दीजिए इसमें से सिंगल कौन सा है भाई, बता देना, ठीक है। लंग्स का मतलब क्या होता है और लंग का मतलब ये लिख दीजिएगा। अगर सिंगुलर या प्लूरल बता दीजिएगा, और इसमें बताइए इसमें कितने लंग्स आते हैं, इसमें कितने लंग्स आते हैं, इसमें कितने लंग्स आते हैं ये बताइए, और लंग्स में कितने लंग आते हैं, राइट। चलो देखिए, लंग्स अपन बात करते हैं तो 1 पेयर होते हैं, ठीक है। 1 पेयर लंग्स सिचुएटेड, कहाँ सिचुएट होते हैं, सिचुएटेड इन थोरैक्स चैम्बर। चैम्बर में प्रेजेंट बताएंगे, थोरैक्स चैम्बर मेरे सर आती है, स्टेन नंबर आता है, उससे में ही प्रेजेंट होते हैं अपनी लंग, जो कि 1 पेयर में होते हैं, राइट। देखिए ये क्या थी अपनी ट्रिक, क्या ऐसे रिंग्स पाया था, शू बनाना तो बना लो। सॉरी, सी शिफ्ट, राइट। राइट, सॉरी, ये एक सेकेंड, ठीक है। इसमें भी सी शिफ्ट पाई जाती है। समझाने के लिए डायग्राम है, वैसे एनसीईआरटी से बना लेना, बनाना है तो, और पहले से आपका बना हुआ है समझाने के लिए, राइट, समझाने के लिए। फिर ऐसे ब्रोंकाइल निकलती हैं, फिर ऐसे एल्वुलाई होती है, ठीक है, ऐसे राइट, ऐसे एल्वुलाई होती है, ऐसे सेम इसी तरह। एल्वुलाई ऐसे एल्वुलाई होती है, ठीक है। चल ये क्या है, ओके, देखिए यहाँ ये क्या है, ये राइट लंग है, और ये क्या है, लेफ्ट लंग। अरे अच्छी तो रहेगा ही। ठीक है, इसमें फ्लूइड होता है ऐसे,
इधर भी होते हैं। देखिए डायग्राम पे मत चाहिएगा, समझने पे जाइएगा। लेफ्ट फ्रॉम राइट, दिस इज अ, इसको क्या बोलते हैं कमेंट बताइए। डायफ्राम, डायफ्राम। ये लंग कैसी होती है, स्लाइडली अपर होती है। अब पूछो भाई क्यों होती है, बताओ। जो स्लाइडली अपर क्यों होती है, तो बता सकते हैं, कमेंट में बताना, कमेंट बताना ये स्लाइडली अपर क्यों होती है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, वैसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, वैसे बताया नहीं भाई। लिवर होता है यहाँ, राइट लंग के नहीं, जस्ट डायफ्राम के जस्ट नीचे लिवर होता है। तो लिवर होने की वजह से जो राइट लंग स्लाइडली थोड़ी ऊपर होती है लेफ्ट लंग से, राइट। ओके, देखिए इसको अपन पेरिटल अरे यार, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन पेरिटल, इसको अपन पेरिटल मसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरिटल मसल, राइट, पेरिटल मसल। और इसकी जो इनर वाली है इसको क्या बोलेंगे भैया, इसको क्या बोलेगा, इसको बोलने का है विस्ट्रल मसल। क्या बोलेंगे, मसल करेगा प्लूरल, सॉरी गलती से हो गई, प्लूरल और प्लूरल, राइट। ये टुवर्ड्स द लंग, ये भी टुवर्ड्स द लंग्स होते हैं। ठीक है, देखिए जो फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या होते हैं, प्लूरल फ्लूइड, जो कि रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड इन दोनों मेम्ब्रेन के पीछे होता है। ये कैसी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, राइट। और ये कैसी है, इनर मेम्ब्रेन, राइट, मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ इनर मेम्ब्रेन, राइट। ओके, चलो, ओके, राइट, दिस इज अ लंग्स, डन। और क्या, यही लंग्स है। आई नो डायग्राम वैसा पटा है, बट कोई नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। समझ में तो आया ना कि वन पेयर लंग सिचुएटेड थोड़े चैम्बर, तो ये में पढ़ेंगे अभी क्या करेंगे। राइट लंग थोड़ा ऊपर होता है नीचे, बिकॉज लिवर होता है इसलिए थोड़ा ऊपर होता है। एंड जो लेफ्ट लंग है जो कि फर्स्ट लेयर होते हैं पार्शियल प्लूरल, जो कि आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन को अपन विस्ट्रल प्लूरल बोलते हैं। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है, देखिए पाया जा रहा है, राइट। ओके, और डायफ्राम, ओके। चलिए अब बात करते हैं अपन मैकेनिज्म, वो थोरैक चैम्बर, फिर आता है मैकेनिज्म इन ब्रीथिंग, राइट। ओके, चलो नोट कर लीजिए। सो थोरैक चैम्बर करें, चलिए भाई थोरैक चैम्बर स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं, लंग्स पे ना जाइए, थोरैक चैम्बर स्टार्ट करें। मैंने बनाया है कि बी और सी,
इसको होते वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अरे यार राइट, ये क्या है? एच स्टार ना, ये क्या है? रिप्स। अब जी रिप्स कितनी होती कितना नहीं होती वो आप आगे वाले चैप्टर पर ना लोकोमोशन मूवमेंट्स, ठीक है। डायफ्रागम, सॉरी स्पेलिंग कर दो, डायफ्राम है। जो किसका बना होता है? पेरेनिक मसल का होता है, किसका होता है? ठीक है, शेप का होता है डोम सेट। अपन जैसे सांस लेते हैं ना, जैसे सांस ले वैसे जो फ्लैट मोड पे चला जाता है, और जब रिलैक्स करते हैं डोम पर आ जाता है। आप इसके यूट्यूब पे बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस होंगी जो ऐसा, आप ऐसे वीडियो देखिएगा तो वीडियो की डोम सेट से फ्लैट पे कैसे आता है, फ्लैट से डोम सेट में कैसे आता है। जब रिलैक्स में तो ऐसा रहता है डोम सेट, और जैसे सांस लेते हैं तब भाई फ्लैट पे चलाएगा, सांस छोड़ते तो रिलैक्स हो जाता है, वैसे तो वैसे राइट। ओके ठीक है, ओके ठीक है। जो फॉर्म्ड वाई बनता रहता है, फॉर्म्ड वाई जल्दी डॉर्सल क्या है? वर्टिबल कुलम, लेटरल रिब्स, लेटरल रिब्स, वेंट्रल स्टर्नम। एनसीईआरटी में सारी लाइन लिखी है राइट। और वाटर में अपना जी डायफ्राम, डायफ्राम चलो, ये थोरेक्स चैम्बर्स। और क्या है? अपने थोरेक्स चैम्बर्स के अंदर ही तो लंग्स होते हैं राइट। थोरेक्स चैम्बर फॉर्म्ड डॉर्सल वेंट्रल कॉलम, लेटरल रिब्स होते हैं, वेंट्रल स्टर्नम होते हैं, बॉटम डायफ्राम, डोम सेट। डायफ्राम पैरनिक मसल के होते हैं, रिब्स होती है, और वर्टिबल कॉलम होता है राइट, जो होता है अपना थोरेसिक चैम्बर राइट। सो दिस इज डन। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग देखिए क्या होता है। अरे मसल्स इन्वॉल्व in
रेस्पायरेशन कौन कौन सी? पहली होती है डायाफ्राम, ठीक है, और दूसरी होती है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल में दो आती हैं, इंटरकोस्टल ICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। दूसरी आती है EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल कोस्टल मसल्स जो कि इन रिब्स में इंटू रिब्स और आउट ऑफ रिब्स, ठीक है, ये रिब्स के बाहर होती है और रिब्स के अंदर होती है, आउटर रिब्स एंड, ठीक है, ओके। और थर्ड आती है अपनी, पहली तो ये होगी डायफ्राम, दूसरी ये हो गई, तीसरी अपनी आती है एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल्स। वैसे नॉर्मल हेजिलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल हेजिलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल हेजिलेशन के लिए सिर्फ डायफ्राम और EICM का यूज होता है, और ज्यादा मतलब अपन फोर्सफुली ब्रीथिंग करनी है तो IICM का और एब्डोमिनल मसल का ही को लेने पर अपन फोर्सफुल ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में प्रिंसिपल बिहाइंड ब्रीथिंग बचा है जो अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसे प्रिंसिपल बिहाइंड ब्रीथिंग में। देखिए एयर मूव्स फ्रॉम, कहाँ से देखिए पहले इसमें क्या है, देखिए अपने जो एयर होते हैं वो कहाँ से कहाँ जाते थे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब बोले हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब बोले हाई पार्शियल मीन्स अपन सांस लेते हैं तो हाई प्रेशर से, हाई पार्शियल प्रेशर से टू लोअर पार्शियल प्रेशर। अब व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर होता है द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैस। मतलब पार्शियल प्रेशर होता है मतलब बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैस है, मतलब ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेस है। अब इसमें से एक इंडिविजुअल गैस को ले लो, जैसे मैंने ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, तो उस ऑक्सीजन को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला है? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखिए ये फॉर्मूला है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए जैसे P घटेगा, अगर प्रेशर को जरूरत है चेंज होने की तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। सो ठीक है, देखिए नॉर्मल इनहेलेशन में क्या होता है, नॉर्मल इनहेलेशन में क्या होता है, जो प्रेशर, जो बाहर का जो प्रेशर होता है भाई बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? 700 mmHg होता है, ठीक है, 700 mmHg होता है। कितना होता है बाहर का प्रेशर? 700 mmHg, 700 mmHg होता है, ठीक है। तो शुड बी मोर होना चाहिए कंपेयर टू प्रेशर इन थोरिक चैम्बर, मतलब इनसाइड, मतलब बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, किससे? अंदर से। तभी तो बोला ना कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, तो बाहर का होना चाहिए ज्यादा। तो प्रेशर आउटसाइड फिक्स्ड है, प्रेशर तो बाहर फिक्स्ड रहेगा, अपन उसको चेंज नहीं कर सकते, बट अपन अंदर के प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। अगर अंदर के प्रेशर को चेंज करेंगे तो इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। प्रेशर इनसाइड कैन बी चेंज, सो वॉल्यूम भी आल्सो चेंज, ठीक है। वॉल्यूम शुड बी मोर, तो अगर अपन को वॉल्यूम बढ़ाना है तो अचीव बाय किसके द्वारा होगा? देखिए EICM और अपना डायफ्राम। देखिए अगर डायफ्राम लेते हैं तो डायफ्राम जैसे अपन सांस ली, ठीक है, अब जी क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन हुआ
कॉन्ट्रेक्शन डायफ्राम जो था, मतलब जो उसका डोम शेप था वो ऐसे में था ना, ठीक है, वो फ्लैट मोड पे आएगा। जैसे अपन सांस लेंगे ना तो डोम शेप से लेकर फ्लैट में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जिसकी वजह से फ्लैट में आने की वजह से, जिसकी वजह से जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाएगा और जिस वॉल्यूम था वो इंक्रीज हो जाएगा। एंटेरियर क्या बोलते हैं इसको, एंटेरियर पोस्टेरियर वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स चैम्बर इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स चैम्बर एंटेरियर पोस्टेरियर डायरेक्शन में तो इंक्रीज हो जाएगा। और जो इंटरनली और जो प्रेशर डिक्रीज होगा तो इंटरनल पल्मोनरी प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एयर हो जाएगी वो इनसाइड अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब EICM के वजह से क्या कर रहे थे, EICM की वजह से जो रिब्स है और जो कॉन्ट्रैक्शन होगा सांस ली, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जिसकी वजह से रिब्स एंड स्टर्नम है वो मूव करेंगे टूवर्ड्स टू अपवर्ड टू आउटवर्ड, ठीक है। तो इसके जो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स चैम्बर से वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स चैम्बर इन डोर्सोवेंट्रिकल डायरेक्शन है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, इन डोर्सोवेंट्रिकल डायरेक्शन तो इंक्रीज होगा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये फॉर्मूला है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो इंटरपल्मोनरी प्रेशर भी डिक्रीज होगा, इंटरपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा तो भाई एयर कम इनसाइड, ठीक है। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करें तो देखिए प्रेशर आउटसाइड लेस, अब देखो भाई प्रेशर अंदर थे, अब प्रेशर आउटसाइड लेस होनी चाहिए कंपेयर टू इनसाइड, ठीक है। अब प्रेशर आउटसाइड फिक्स्ड है भाई, अब प्रेशर इनसाइड कैन भी चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग वॉल्यूम, तो वॉल्यूम शुड बी लेस, पहले मोर था, पहले मोर होना चाहिए था, अब कैसे होना, कम होना चाहिए, तो लेस रिटर्न बाय किसके द्वारा होगा, डायफ्राम और EICM के द्वारा। डायफ्राम रिलैक्स कर लिया, सांस छोड़ी, रिलैक्स हो गया। तो जो डोम शेप था, जो फ्लैट शेप था वो अपने नॉर्मल स्टेट में मतलब डोम शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो और जो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स चैम्बर जो अंदर का जो वॉल्यूम था एंटेरियर पोस्टेरियर डायरेक्शन में वो डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज होने तो इंटरपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा, इंटरपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी, राइट। अब जैसे EICM में रिलैक्स्ड हो गए तो रिब्स एंड स्टर्नम मूव करेंगे, अब पहले अपवर्ड आउटवर्ड कर रहे थे, अब करेंगे इनवर्ड एंड टू डाउनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड एंड स्लाइड डाउनवर्ड, राइट। फिर वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स चैम्बर इन डोर्सोवेंट्रिकल साइड्स तो देखिए डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो इंटरपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा तो अपनी जो गैस होगी वो गैस एयर होगी वो आएगी अपने अंदर, वो बाहर चली जाएगी, राइट। अब एक नोट में लिखने हैं, फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए हमें और भी एडिशनल मसल की जरूरत होती है, जैसे कि IICM और एब्डोमिनल मसल। अगर अपन को फोर्स देखिए जी तो नॉर्मल और इसके लिए कि डायफ्राम EICM से काम चलेगा, लेकिन हमको फोर्सफुली ब्रीथिंग करनी है तो कुछ एड मसल की जरूरत होती है, IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल, राइट। सो फिर अपन अब आगे पढ़ते हैं। सो इतना ही था आज के लेक्चर में। सो ठीक है, आई होप कि 1 घंटे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो, कम भी है ऊपर नीचे, ठीक है। तो अपन कल करते तो 1 घंटे में पार्ट सेकंड में करेंगे अपन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी एंड अपना पूरा वो करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो पार्ट है 1 वो करेंगे, ठीक है। ऐसा फिर उसके बाद 3rd लेक्चर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला करेंगे, राइट, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड सो बस इतना ही है। और नंबर रेगुलेशन और कॉमन कोरिलेशन बचेगा और कुछ डिसऑर्डर बचेंगे, उसको कंप्लीट करके अपन कुछ डिसऑर्डर बचेंगे अस्थमा वगैरह, उसको कंप्लीट कर लेंगे 3rd लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपका मन है सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए और कमेंट में अच्छा लिखा तो और भी मोर वीडियोस आएंगे तो कमेंट बता दीजिए कि कैसी है और उसका जवाब दे दीजिए जो मैंने पूछा था। ओके, सो बाय, टेक केयर।